और बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट 2 क्लासेस में मैंने आपको ब्राह्मणिक टेक्स्ट खत्म कर चुकी हूँ, मतलब कि जो भी ब्राह्मणिक टेक्स्ट में था, श्रुति, स्मृति, सब खत्म कर चुकी हूँ। तो जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं वो पहले ब्राह्मणिक टेक्स्ट को पढ़ कर आएँ, ताकि पहले आपको वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि पहले का पीछे का नहीं पढ़ोगे तो आगे का समझ नहीं आएगा। आज की क्लास में मैं आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट के बारे में बताऊंगी, ठीक है, कि वहाँ से हमें कैसे एज अ सोर्स एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी की जितने भी कंटेंट है सबको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि आपका सिर्फ यही मोटिव नहीं होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करके चले गए, आ गया समझ। प्रीवियस ईयर तो बेटा चेंज होता रहता है, क्वेश्चन कब कहाँ से आ जाए कुछ पता थोड़ी रहता है। बट अगर आपको थ्योरी आता रहेगा तो क्वेश्चन कहीं से पूछ ले आप पढ़ पाओगे, है ना। तो आगे देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था? रिलीजियस पढ़ा दिया है ना। फर्स्ट वाली वीडियो में तो आपको ये बताया था कि जो आपके सोर्सेज है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो सबसे पहले मैंने आपको लिटरेरी सोर्स स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने फर्स्ट 2 वीडियोस में हिंदू टेक्स्ट को खत्म कर दिया है। ठीक है, हिंदू टेक्स्ट को ही ब्राह्मणी टेक्स्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना, मैंने ब्राह्मणी टेक्स्ट वहाँ पे लिखा और यहाँ पे हिंदू टेक्स्ट लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मणिक बोल लो, हिंदू टेक्स्ट बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि हिंदू टेक्स्ट को ब्राह्मण ने तो लिखा है तो इसको इसलिए ब्राह्मण टेक्स्ट भी बोलते हैं। आज ही क्लास में हम लोग बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। देन उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग नॉन रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ेंगे, और 2 वीडियो और आएगी इस पर, एक आएगी सेकुलर पे और जो लास्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी आर्कियोलॉजिकल पे। ठीक है, टोटल मिला के 2 वीडियो और आने वाली है। उसके बाद हमारा जो आपका सोर्सेज और टॉपिक वाला खत्म हो जाएगा। आगे देखो, तो सबसे पहले हम लोग बुद्धिस्ट को स्टार्ट करते हैं कि बुद्धिस्ट लिटरेचर आपके कौन कौन से हैं, मतलब टेक्स्ट कौन कौन से हैं जिनसे हमें अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो देखो अब बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा कब गया था, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है किस टाइम पीरियड में लिखा गया था? 3rd सेंचुरी से 4th सेंचुरी के बीच में लिखा गया था। ठीक है, और उस टाइम पे जो बुद्धिज्म था एक पीक पर था। पीक पर मतलब लोग बुद्धिज्म बुद्धिज्म मतलब जो गौतम बुद्ध थे उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। मतलब एक तरीके से जो उनकी थिंकिंग थी सोसाइटी को लेके, या जो ब्राह्मण समाज था उसको लेके, लोग उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज में ना बहुत सारी कमियां थी, मतलब बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रथाएं बनाई हुई थी, जिससे लोगों को क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, है ना, और ऐसी बहुत सारी पर्दा प्रथा हो गई। तो इन सब चीज़ें ना पसंद नहीं थी ब्राह्मणिक में लोगों को। तो जब बुद्धिज्म आया तो लोगों को एक तरीके से न्यू वे मिल गया सोसाइटी को देखने का। तो जब ये आया और एक पीक पर था तो लोग इसको मानने के लिए बहुत ज़्यादा वो थे कि भाई हाँ हम लोग अपना रिलीजन को छोड़ के इसको मानने के लिए आगे आए। तो जब वैदिक रिलीजन वॉज एग्जामिनिंग किया गया था और एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो इन्होंने बहुत अच्छे से जो भी वैदिक था, मतलब जो जितने बेस थे, इन्होंने इसको बहुत अच्छे से एग्जामिन करा, एक्सपेरिमेंट करा, उसी कमियाँ ढूंढी। किसकी? ब्राह्मणस्थ की। ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण ने जो भी टेक्स्ट लिखे थे, जैसे कि सेक्युलर और नॉन सेक्युलर, मतलब जो भी थे, श्रुति स्मृति, उसको बहुत ध्यान से पढ़ा और बताया कि इसमें क्या कमियां हैं। ठीक है, क्योंकि जब बुद्धिस्ट आया तो उन्होंने हमें, क्योंकि इससे पहले तो समाज में सिर्फ एक ही था, ओनली ब्राह्मण, उसके अलावा तो कोई था ही नहीं धर्म, मतलब सिर्फ हिंदू धर्म के लोग थे, उसके अलावा कोई और था ही नहीं। ठीक है, तो जब ये आया तो लोग का थोड़ा सा सोसाइटी को देखने का भी चेंज हो गया। उसके बाद देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो बुद्धिस्ट थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, महायान और हीनयान में डिवाइड किया गया था। तो जो महायान थे बुद्धिस्ट में, वो बहुत ज़्यादा आइडल थे, मतलब बहुत ज़्यादा मानते थे बुद्धिस्ट को। ठीक है, उन्होंने क्या करा, ये बुद्धिस्ट की पूजा करना, मतलब गौतम बुद्ध की पूजा करना स्टार्ट करा। और तो एक तरीके से जब पूजा करना स्टार्ट कर दिया उसकी, तो एक तरीके से क्या बन गया, ये एक धर्म बन गया और बहुत तेज़ी से फैला एशिया में, बहुत ज़्यादा फैला, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जगह जगह जाके इसका प्रचार करा था। ठीक है, और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जो भी जितने भी आपको टेक्स्ट मिलेंगे बुद्धिस्ट के, वो कितनी लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं? प्राकृत को पाली भी बोला जाता है, देन तिब्बतन हो गया, चाइनीज़ हो गया, सिन्हाज हो गया, इन सब भाषा में भी इसको लिखा गया है। और जो बुद्धिज्म था किसको चैलेंज करता था? वैदिक रिलीजन को। वैदिक रिलीजन मतलब वेदास को, ब्राह्मणास को, अरण्यक्यास हो गया, पुराण हो गया, इन सबको क्या करता था? चैलेंज करता था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था बुद्धिज्म को कि इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां थी भी, ऐसा नहीं है, जब उन्होंने निकाली तो कमियां थी भी, इसलिए निकाली गई है। ठीक है, और इसलिए बुद्धिज्म को आगे जाकर पहले तो पाली में लिखा गया था और बाद में जाके इसको संस्कृत लैंग्वेज में, तिब्बतन लैंग्वेजेस में लिखा गया। ये तो था थोड़ा सा बेसिक कि बुद्धिस्ट कब लिखा गया था और कैसे फैला।
आगे देखो, अब देखो, अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट को सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इसमें 2 पार्ट्स में, सबसे पहले आपका पाली, देन अनुपाली टेक्स्ट। जो पाली टेक्स्ट था उसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, इसलिए इसको पाली टेक्स्ट बोलते हैं। और अनुपाली का मतलब क्या है, जो टेक्स्ट पाली भाषा में नहीं लिखे गए हैं उनको क्या बोलते थे, अनुपाली टेक्स्ट। मतलब ये वाले टेक्स्ट किस में लिखे होते थे, संस्कृत लैंग्वेज में, तिब्बतन लैंग्वेज में, है ना, चाइनीज लैंग्वेज में, या तो सीनलीज लैंग्वेज में लिखे गए थे। इसको इसलिए क्या बोला गया है, अनुपाली टेक्स्ट। या तो आप इसको ये बोल सकते हो नॉन पाली टेक्स्ट। नॉन पाली मतलब पाली लैंग्वेज में ना लिखा होना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में, पाली एंड अनुपाली। देन उसके बाद भी इसके भी सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले पाली के 3 पार्ट्स हैं, तो पाली को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, त्रिपिटका, दीपवंश एंड महावंश, देन मिलिंद पन्नाहो। ठीक है, तो त्रिपिटका तो बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, क्योंकि त्रिपिटक बुद्धिस्ट टेक्स्ट की सबसे फेमस बुक है। ठीक है, सबसे मेन बुक यही है, कौन सी, त्रिपिटक। तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, पाला में। देन उसके बाद आपका दीपवंश एंड महावंश। तो दीपवंश और महावंश श्रीलंका में लिखा गया था। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इसका प्रचार जाके श्रीलंका में भी करा था, तो श्रीलंका के लोग भी इसको बहुत ज़्यादा मानते थे। देन बाद उसके बाद आपका मिलिंद पन्नाहो था। ठीक है, मिलिंद पन्नाहो में एक आपका इंडियन था जो एक तरीके से भिक्षु था, मतलब बुद्धिस्ट को मानता था, और एक ग्रीक का स्कॉलर था। इन दोनों के बीच में कुछ बातें हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी, बातें हुई थी। तो क्वेश्चन टाइप था कि ग्रीक के स्कॉलर्स ने क्वेश्चन पूछे थे एक बुद्धिस्ट भिक्षु से, और उसने आंसर्स करे थे। तो उस पर बुक लिखी गई थी, क्या, मिलिंद पन्नाहो। तो जो ग्रीक स्कॉलर था उसका नाम ही था मिलिंद पन्नाहो, तो उस पर बुक लिखी गई थी। तो उससे भी इंडियन कल्चर के बारे में या एंशिएंट टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। तो पाली को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देन अनुपाली को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन सा, सबसे पहले आपका दिव्यवदाना। ठीक है, ये किस में लिखी गई है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में। देन आपका, अरे देखो अभी बहुत बड़ा नाम है, आपको कॉन्फ्यूजन होगा ऐसे कैसे कैसे पढ़ोगे, तो ऐसे इसको पढ़ना, आर्यम मंजुश्री श्री मुल्लकप्पा। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है। अभी मैं इसको आगे बता भी दूंगी आप इसको कैसे तोड़ोगे। तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है, आर्या, ताकि इतना बड़ा नाम तो नहीं पढ़ पाओगे, आर्या, देन मंजुश्री, ऐसे बोलना, मंजुश्री, देन मुल्ल काल्पा। ठीक है, ऐसे करके आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड कौन सा है, ललिता विस्तारा। इसको भी लिखा गया था, ये भी तीनों किस में लिखी गई है, संस्कृत लैंग्वेज में। ये वाली आपकी इसमें लिखी गई है, चाइनीज लैंग्वेज में, तिब्बतन में। ठीक है, और ये वाली आपकी शायद उसमें है, सीनलीज लैंग्वेज में। मतलब एक तरीके से पाली लैंग्वेज में इसको नहीं लिखा गया था। आगे देखो उसके बाद, अब मैंने आपको सारा बता दिया, डिवाइडेड बता दिया कि पाली को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहले मैं पाली में आपको त्रिपिटक के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो जितने मैंने आपको 6 के 6 बताए, 6 के 6 को मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आप लोग डाउट ना हो आपको। सबसे पहले तो मैं आपको इसलिए त्रिपिटक के बारे में बताती हूँ कि त्रिपिटक था क्या था। तो त्रिपिटक बेटा एक तरीके से रिलीजियस बुक थी, किसकी, बुद्धिस्ट की। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं हिंदू धर्म के लोग, वैसी जो बुद्धिज्म थे, जो बुद्धिस्ट मानते थे, जो लोग बुद्धिस्ट धर्म को मानते थे, वो लोग त्रिपिटक पढ़ते थे। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बुक्स, क्योंकि त्रिपिटक का मतलब है जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो इसलिए इसको त्रिपिटक बोला जाता है। ठीक है, आगे बताऊंगी मैं कौन कौन सी 3 बुक है। इसका मतलब क्या है, 3 कटोरियाँ, मतलब 3 बास्केट की तरह होता था, 3 बास्केट। अगर त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बास्केट। आगे देखो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो देखो अब जो आपको बताया था मैं, त्रिपिटक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते, तो कौन कौन से 3 पार्ट्स थे आपके, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो त्रिपिटक था, जो बुद्धिस्ट की सबसे मेन बुक थी, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है बुद्धिस्ट का, मतलब गौतम बुद्ध के बारे में, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो मतलब बुद्धिस्ट धर्म को अपनाएंगे उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। देन उसके अलावा बहुत कुछ लिखा गया है, मतलब इसमें सब सिर्फ बुद्धिस्ट तरीके से, एक तरीके से बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिपिटक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधम्म पिटक। सबसे पहले आपका ये है। आगे देखो उसके बाद, आगे बताती हूँ मैं आपको। देन उसके बाद अब देखो थोड़ा सा मैं आपको त्रिपिटक के बारे में नॉलेज दे देती हूँ कि त्रिपिटक होता क्या है। तो त्रिपिटक बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधम्म पिटक। तो जो विनय पिटक था और सुत्त पिटक था उसको कब लिखा गया था, जब बुद्धिस्ट की 2nd काउंसिल हुई थी। काउंसिल का मतलब होता है ना, एक तरीके से होता है ना, जगह जगह क्या खुले होते हैं, आश्रम टाइप, जहाँ पे क्या होता है लोग जाते हैं और जिस धर्म को मानते हैं उसकी आराधना करते हैं, है ना।
तो ऐसी बुद्धिस्ट काउंसिल खोली गई थी जहाँ पे लोग जाके क्या करते थे, इनके बारे में पढ़ते थे, या जिनको अच्छा लगता था जाके इस धर्म को अपना लेते थे। ठीक है, तो जिसकी फर्स्ट काउंसिल हुई थी कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, राजगृह में। तो बेटा बिहार की ना एक राजगृह पहले क्या था, जैसे आप जिसका पटना बोलते हो ना, एक टाइम पे उसको राजगृह बोलते थे। राजगृह के क्या बोला गया, उसके बाद उसको पाटलिपुत्र बोला गया। क्या बोला गया, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के बाद इसको क्या बोलते हो, पटना बोलते हो। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि विनय पिटक और सुत पिटक कब लिखा गया था, उसको कब कंपाइल किया गया था। तो कब किया गया था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, 483 बीसी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, राजगृह बिहार में हुई थी। ठीक है, जिस टाइम पे किसको कंपाइल किया गया था, विनय पिटक और सुत पिटक। देन अभिधम पिटक को थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उस टाइम पे इसको कंपाइल किया गया था। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, 250 बीसी में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र। तो मैंने आपको बताया था राजगृह के बाद इसका नाम क्या हो गया था, पाटलिपुत्र। और करंट में इसका नाम क्या है अब, पटना। ठीक है, तो त्रिपिटक भी क्या बताता है आपको, एक सोशल लाइफ बताता है उस टाइम की। ठीक है, क्योंकि जब बुद्धिज्म आया तो उससे पहले सिर्फ एक ही था, ब्राह्मणी था, है ना, ब्राह्मण सोसाइटी थी, और कोई तो था ही नहीं उसके अलावा। तो आगे देखो, अब थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि त्रिपिटक में तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि विनय पिटक में क्या लिखा गया है, सुत पिटक में क्या लिखा गया है, और अभिधम पिटक में क्या लिखा गया है। तो देखो, जो विनय पिटक है ना बेटा, उसको पांच पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। विनय पिटक वॉज कंपाइल्ड बाय उपाली एंड कंप्राइज्ड बाय 5 बुक्स। तो विनय पिटक को बेटा आगे और भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसमें और भी 5 पार्ट्स में। तो इसमें मेन सोशल लाइफ बताई गई है उस टाइम पे, कि उस टाइम पे सोशल लाइफ कैसी थी लोगों की। देन दिस वर बेसिकली क्रिएटेड टू प्रोवाइड कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑफ मॉन्स्टर्स भिक्खुस। तो इसमें बताया गया है कि जो भी मतलब अपनाएगा बौद्ध धर्म को, उनके लिए कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट्स लिखे गए हैं। भिक्खुस के लिए, मेल के लिए भिक्खुस यूज़ करते थे बुद्धिस्ट में, और फीमेल्स के लिए भिकुनीस यूज़ करते थे। ठीक है, उनके लिए रूटीन लिखे गए थे कि उनको डेली रूटीन पे क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं करने हैं, उनको कौन कौन से एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, सब लिखा गया है। देन जो आपका सेकंड है वो कौन सा है आपका, सुत पिटक। तो सुत पिटक में आपको बताया गया है कि इसमें मतलब आइडियाज़ वगैरह, रिलीजियस आइडियाज़ वगैरह जो गौतम बुद्ध ने दिए थे वो बताया गया है। मतलब गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था ना, उसके बारे में किसमें बताया गया, सुत पिटक में। देन आपका अभिधम पिटक। अधम पिटक आपको ये बताता था फिलोसफिकल थ्योरी, जो फिलोसफिकल थ्योरी दी थी गौतम बुद्ध ने, वो बताता है आपको सोसाइटी को लेके। ठीक है, तो उन सब के बारे में तो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। वैसे आता तो नहीं है डीप में, बट पूछ सकता है। अब इसके अलावा बेटा त्रिपिटक में एक चीज़ और लिखी गई थी, क्या, जातक कथाएं। अब आप लोग जातक कथा के बारे में ना, जातक स्टोरीज के बारे में आपने टीवी में देखा होगा। तो बेटा जातक स्टोरी ना एक तरीके से गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था उससे पहले उनके जो जो जन्म हुए थे उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, मतलब कि प्री बर्थ। तो जातक कथा में आपको ये बताया गया है कि प्री बर्थ मतलब गौतम बुद्ध के जो भी प्री बर्थ हुए थे उनके बारे में। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जातक कथा में क्या लिखा गया है। तो गौतम बुद्ध के सारे प्रीवियस बर्थ के बारे में बताया गया है इसमें। ये कब लिखा गया था, तो फर्स्ट बीच सेंचुरी में लिखा गया था इसको। देन इसमें भी आपको कल्चरल एंड रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें कितने चैप्टर्स है टोटल, 549 to 547 क्या है इसमें चैप्टर्स हैं। देन इसके अलावा इसमें आपको हिस्टोरिकल स्टडीज़ वगैरह भी पार्ट्स के बारे में पता, मतलब उस टाइम का आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर के बारे में पता लगता है। देन उसके बाद आपको इसमें सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ मॉडर्न टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। ठीक है, क्योंकि बेटा बुद्धिस्ट धर्म को ना मौर्य टाइम पीरियड के लोग बहुत मानते थे। तो आपको पता है कि मौर्य पीरियड था उस टाइम के, इसके संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना, जिन्होंने मौर्य पीरियड की क्या करी थी, स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। उसके अलावा इसके और कौन कौन थे, इसके अलावा इनका बेटा था कौन, बिंदुसार। देन बिंदुसार के अलावा कौन था, अशोक के बारे में सब लोग जानते हैं। तो अशोका इज अ फेमस एस्ट्रोलॉजर। तो जो अशोक था, किंग था, कौन से धर्म को मानता था, बुद्धिस्ट को मानता था। किसको मानता था, बुद्धिस्ट को मानता था, मतलब बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, आगे देखो आप लोग। अब उसके बाद दिस स्टोरी सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉलोवर्स। तो इसमें जो जातक स्टोरीज है इसमें क्या बताया गया है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की गई है। क्या प्रॉब्लम्स वगैरह, प्रॉब्लम मतलब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि एक बुद्धिस्ट की एक स्टोरी आप लोग को पता होगी कि एक लेडी उनके पास आई थी एक बार, उसने क्या बोला था उनको कि उनका बेटा मर गया है। अब वो दुखों के मारे एकदम मतलब बहुत परेशान थी वो। तो गौतम बुद्ध ने उसका क्या सोल्यूशन निकाला, गौतम बुद्ध ने उनको बोला था कि ऐसा घर ढूंढो, आप तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा, पर ऐसा घर ढूंढो कि जिस घर में किसी की कभी मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, तो वो घर घर गई,
उसने देखा ऐसा कोई घर मिल जाए जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो विश्व में ऐसा कोई सा भी घर नहीं होगा ना जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो उससे उसको क्या समझ आया कि जो जन्म है, मृत्यु एक चक्र है जो चलता रहता है। तो इससे उसका दुख क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसका सोल्यूशंस जातक कथा में लोगों को बताया गया है। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद अब देखो, अब ये तो यहाँ पे त्रिपिटक तो आपका खत्म हो गया। अब त्रिपिटक के बाद मैंने आपको बताया था कि दूसरा कौन सा था आपका, दीपवंश एंड महावंश। तो इसके बारे में आपको बताती हूँ मैं अब। तो देखो, तो दीपवंश एंड महावंश में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो दीपवंश और महावंश आपको यहाँ पे फोटो दिख रही होगी। तो जो दीपवंश और बेटा महावंश का जो मतलब जो टेक्स्ट है ना, वो श्रीलंका में लिखा गया था। कहाँ पे लिखा गया था, श्रीलंका में। बट श्रीलंका के लोग का जो कनेक्शन है इंडियन लोगों से बहुत अच्छा था, तो इसलिए इन दोनों बुक्स में इंडियन एंशिएंट टाइम पीरियड के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये भी एक तरीके से हमें एंशिएंट टाइम पीरियड के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसको भी कौन सी भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा में लिखा गया था। पाली को प्राकृत भी बोला जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। उसके अलावा ये कब लिखा गया था, 4th to 5th सेंचुरी के बीच में लिखा गया था। इसको कहाँ पे लिखा गया था, श्रीलंका में लिखा गया था। देन इसको किसने लिखा था, श्रीलंकन लोगों ने ही लिखा था। उसके अलावा इस बुक से आपको कौन से टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है, मौर्य टाइम पीरियड के बारे में, अशोका टाइम पीरियड के बारे में क्या लगता है, पता लगता है। देन कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के बारे में भी पता लगता है। आगे देखो, देन आपका जो नेक्स्ट है वो आपका मिलिंद पनाहो। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मिलिंद पनाहो क्या था बेटा, एक तरीके से ये भी बुक थी जो कहाँ पे लिखी गई थी, जो बात हुई थी दो लोगों के बीच में। किसके बीच में, नागसेन एंड इंडो ग्रीक एक रूलर था, कौन, मिलिंद। इन दोनों के बीच में एक बात हुई थी। मतलब कि मिलिंद, मतलब इसने क्वेश्चन पूछे थे मिलिंद ने, किससे, नागसेन से, और इसने क्या करे थे, इसके आंसर दिए थे। तो देखो, इसलिए इस बुक का नाम भी है क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट, ऐसे करे कुछ नाम है। देखो, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। देखो, इस बुक का नाम है, यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो, यहाँ पे इस बुक में बताया गया है इसके बारे में। तो देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज डिस्कशन बिटवीन भिक्खु नागसेन विद इंडो ग्रीक लूथ मिलिंद। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ था, तो उसके बारे में बताया। तो मैंने आपको बताया था ना कि जातक कथाएं लिखी गई है जिसमें क्या होती थी, एक क्वेश्चन होता था, उसका सोल्यूशन होता था। तो ऐसे ही एक नागसेन करके था, वो एक ग्रीक स्कॉलर था, उसने उसको बताया, बुलाया और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और नागसेन ने उसके आंसर दिए थे। ठीक है, तो ये वाली जो बुक लिखी गई थी इससे भी हमें काफ़ी सारा मतलब हेल्पफुल बुक है, जिससे हमें पीछे के टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। ठीक है, इस बुक का नाम क्या था, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। ठीक है, और ये कब लिखी गई थी, 100 BC से 200 AD के बीच में लिखी गई थी। और इसमें जो कॉन्वर्सेशन हुई थी दोनों के बीच में, उसको लिखा गया है। आगे देखो, देन आपका नेक्स्ट है। अब उसके बाद है आपका, हाँ देखो, डिबेट हुई थी, देखो यहाँ पे हो रही है। देखो, ये मिलिंद बैठा हुआ है और ये नागसेन है जो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखो, ये रहा आपका, ये आपका मिलिंद है जो एक क्या था, एक किंग था, और ये क्या है, नागसेन है। तो मिलिंद इससे क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या कर रहा है, इसका ये आंसर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो, और इसी पे एक बुक लिखी गई थी, क्या, द डिबेट ऑफ किंग मिलिंदा। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस मिलिंदा ने पूछे थे और नागसेन ने इसके क्या आंसर दिए हैं, तो ये भी एक तरीके से हेल्पफुल ही है, जिससे हमें पता लग रहा है। तो उससे आपकी जातक कथा में भी बेनिफिट होता है। इसके अलावा अब ये तो थे सारे आपके पाली टेक्स्ट जो किस में लिखे गए थे, पाली लैंग्वेजेस में लिखे गए थे। अब मैं आपको दूसरे बताऊंगी अनुपाली टेक्स्ट। अनुपाली टेक्स्ट मतलब जो पाली लैंग्वेजेस में नहीं लिखे गए थे, संस्कृत, तिब्बतन, सिन्हली लैंग्वेजेस में लिखे गए थे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था 3 थे, दिव्यावदाना। अब इसको मैंने आपको बताया था कि तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, आर्य मंजुश्री मूल कल्पा। ठीक है, तो ऐसे इसको आपको पढ़ना है। देन आपका ललिता विस्तारा। तो अनुपाली में जो थ्री आपको टेक्स्ट है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ोगे आप लोग, दिव्यावदान के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में, दिव्यावदान। तो देखो, सबसे पहले दिव्यावदान क्या था बेटा, एक तरीके से संस्कृत था। ठीक है, दिव्यावदान एक तरीके से बुद्धिस्ट टाइम पीरियड है जो कहाँ पे लिखा गया था, नेपाल में। तो एक तरीके से नेपाली भाषा में लिखा गया था और बाद में इसको संस्कृत भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसमें भी बुद्धिस्ट की स्टोरीज वगैरह लिखी गई हैं। देन उस टाइम पे नॉर्थन डेंसिटी मतलब नॉर्थ पार्ट में जो जो लोग शासन करते थे उसके बारे में लिखा गया है। देन मौर्य टाइम पीरियड के बारे में लिखा गया है। देन शुंग टाइम पीरियड के बारे में भी इसमें लिखा गया है। उसके अलावा इसमें बहुत सारी मौर्य किंग्स हो गए उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक सम्राट के बारे में बताया गया है कि वो लोग कौन से रिलीजियस को मानते थे, वो लोग कहाँ कहाँ पे शासन करते थे, ये सब चीज़ें बताई गई है। देन आपका दूसरा कौन सा है, देखो ये बुक है, सबसे पुरानी बुक है जो लिखी गई थी, दिव्यावदानम। क्या, दिव्यावदानम, जो किस में लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट है वो क्या है आपका
देखो अब मैंने ऊपर आपको बताया था ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लो, आर्यमन, ठीक है। उसके बाद क्या है, जुश्री मूलकल्पा, ऐसे करके आप इसको पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या बताया गया है, मौर्य टाइम पीरियड से पहले का टाइम पीरियड बताया गया है। मतलब मौर्य टाइम पीरियड से पहले कौन था, नंद वंश था, है ना। तो नंद वंश के बारे में इसमें आपको बताया गया। मतलब जब मगध पे मौर्य शासन शुरू हुआ, उससे पहले कौन कौन लोग शासन करते थे, उस टाइम पीरियड के बारे में इसमें बताया गया है। तो कहाँ से, प्री मॉडर्न टाइम पीरियड से लेके वर्धना डेंसिटी तक के टाइम पीरियड के बारे में आपको पूरा इसमें जानकारी दी गई है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इसलिए मैंने आपको इसको शॉर्ट में बता दिया। उसके अलावा आपका ललिता विस्तारा है, तो इसमें भी आपको थोड़ी बहुत वो मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में ज़्यादा नहीं आपको पता होना चाहिए, सिर्फ पता होना चाहिए कि ललिता विस्तारा भी एक बुक थी जो संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जैनिज्म। अब तो हमारा बुद्धिस्ट तो खत्म हो गया। बुद्धिस्ट में हमने देखा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पाली एंड अनुपाली। पाली को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अनुपाली को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो मैंने तीनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। देन उसके बाद हम लोग जैनिज्म लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे कि जैनिज्म लिटरेचर से हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में क्या क्या पता लगता है, ठीक है। तो जैनिज्म देखो, जैसे कि बुद्धिस्ट एक लिटरेचर था, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। तो ऐसे जैन जो था ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंडिया में फेमस हो गया था, क्योंकि एक न्यू रिलीजन था, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो जो जैन टेक्स्ट थे ना बेटा, वो सब कौन सी भाषा में लिखे गए थे, प्राकृत, तमिल एंड संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। और इसकी जितनी भी ग्रंथ थे वो कब लिखे गए थे, जब इसकी काउंसिल हुई थी, कहाँ पे, वल्लाभी में। कब हुई थी, 1516 एडी में हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे इसके बुक को क्या किया गया था, कंपाइल किया गया था। क्या किया गया था, कंपाइल। तो इसमें जो जैन लिटरेचर है, इसको द जैन अंगास, हम इसको अंगमास भी बोलते हैं और अंगास भी बोलते हैं। अंगास का मतलब 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो जैन लिटरेचर जो है, जैन टेक्स्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और सारे आपको नाम यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो नाम आपको पता होना जरूरी है। कोई सब पूछ सकता है ये बुद्धिस्ट का है, जैन का है कि ब्राह्मणा का है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना ताकि डाउट ना हो। बाकी तो मैं आपको प्रीवियस ईयर करा दूंगी, तो उससे आपको एक बार आइडिया भी मिल जाएगा। उसके बाद देखो, तो इसमें देखो जो अचरंग सूत्र है, इसमें सबसे पहले आपका क्या है, अचरंग सूत्र। तो अचरंग सूत्र थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सबसे पहले यही लिखा गया था। तो इसको देखो, इज द फर्स्ट बुक ऑफ 12 अंगास, सबसे पहले इसी को लिखा गया था, जो क्या बताता है, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि जो भी जैन धर्म को अपनाएगा उसके लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। देन भागवती सूत्र था, जिसमें आपको क्या बताया गया है, महावीर की बायोग्राफी वगैरह बताई गई है। देन उसके साथ जो एक्सप्लोरेशन हुआ था वो बताया गया है। क्योंकि जो जैन धर्म के लोग थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, ठीक है। एक तो कपड़े पहनते थे और एक कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है। क्योंकि जैन धर्म के लोग कुछ तो उनको भगवान मानते थे और कुछ उनको इंसानी मानते थे, ठीक है। तो 2 तरीके के थिंकर थे जैन धर्म में। उसके अलावा जैन धर्म में 12 तो थे ही अंगास, इसके अलावा उसके 12 उप अंगास भी थे, 10 परिणकास भी थे। उसके अलावा 6 आपके छेदास सूत्र भी थे, 4 आपके मूला सूत्र भी थे, देन 2 आपके सूत्र ग्रंथ भी थे, ठीक है। तो ये आपको नंबरिंग लर्न रखनी है कि 12 बिसाइड 12 अंगास, उप अंगास कितने थे, है ना, प्राकृतनाश कितने थे, उसके अलावा छेदस सूत्र कितने थे। तो ये सब भी आपको पता होना जरूरी है, नंबरिंग याद करना जरूरी है। तो करना पड़ेगा इसको, तो याद, इसका कोई वो नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, तो लर्न तो करना ही पड़ेगा इसको। तो देखो अब यहाँ पे हमारा पूरा लिटरेचर, जो रिलीजियस लिटरेचर था, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो रिलीजियस लिटरेचर की टोटल 3 वीडियोस है जो मैं बना चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ब्राह्मणिक बताया था, जिसमें आपको श्रुति बताया था। देन सेकंड में आपको मैंने स्मृति बता दिया। देन थर्ड जो आपका पार्ट है, उसमें मैंने आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा था रिलीजियस। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग नॉन रिलीजियस पढ़ेंगे। नॉन रिलीजियस मतलब जो किसी रिलीजियस से रिलेटेड नहीं है, पर बहुत सारी ऐसी बुक्स लिखी गई थी जो हमें एंशिएंट टाइम पीरियड के बारे में बताती है। तो उसमें हम लोग हिस्टोरिकल टाइम पीरियड पढ़ेंगे, सेमी हिस्टोरिकल टाइम पीरियड पढ़ेंगे या बायोग्राफिकल टाइम पीरियड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में तो इसको देखेंगे। देन इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आप लोगों को आर्कियोलॉजिकल सोर्स वगैरह बताऊंगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना। और जो बच्चे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी चैनल पे आपको मैथ्स के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, फिजिक्स के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, तो आप लोग वो लेक्चर्स को भी जाके देख सकते हो। आने वाले टाइम में आपको इकोनॉमिक्स के और भी चैप्टर और भी सब्जेक्ट्स के आपको लेक्चर्स के मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो वो आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।